नमस्कार, स्वागत है आपका विधानसभा का दंगल में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के, और अब तक के लगातार जिस तरह से वोटिंग हो रही है उसके बारे में आपको हर एक हलचल के बारे में डिटेल हम दे रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार, ये जो बात है इसका जवाब मिल पाएगा 10 मार्च को, लेकिन ईवीएम में कैद होने से पहले जनता के बीच भी अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। जनता का जनादेश यूपी में किस तरफ चलेगा, किस तरफ इसका रुख होगा, यह भी देखना होगा। साइकिल या फिर खिलेगा कमल, पहाड़ पर किसका होगा कब्जा, ये देखिए शाम 6:30 बजे जनता टीवी पर महा एग्जिट पोल में। तो आज महा एग्जिट पोल भी होना है और इस दौरान आप ये जान पाएंगे कि आखिर रुझान किसकी तरफ है, जनता किसको इस बार चुनने वाली है, आपका भविष्य किसके हाथों में अगले 5 साल के लिए जाने वाला है। आज शाम 6:30 बजे जनता टीवी पर महा एग्जिट पोल में जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले आज का जो मतदान हो रहा है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। जिस तरह से 7वें चरण का, अंतिम चरण का ये मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी का दबदबा इन सीटों पर रहा है। बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी, जबकि सपा ने 11, बसपा ने 6, अपना दल एस ने 4, सुबह सपा ने 3, निषाद पार्टी ने 1 सीट पर कब्जा किया था। जाहिर तौर पर पश्चिम से ये शुरुआत हुई थी चुनाव की 10 फरवरी को, और अब पूर्वांचल में ये चुनाव समाप्त होने जा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम से पूरब की तरफ की जो मतदाताओं की हवा बही है वो किस तरह की बही है, इसका परसेंटेज क्या रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर अब तक 46.40% मतदान हुआ है। चंदौली में 50.79% मतदान अब तक हो चुका है, यानी कि आधा मतदान हो चुका है चंदौली में। वाराणसी में 43.76% पीएम मोदी ने यहां पर सभा की है, लगातार पीएम मोदी यहां पहुंचते रहे हैं। भदोही में 47.49% मतदान हुआ है। मऊ में करीब 46% मतदान, सपा के कई कार्यकर्ता, बड़े नेता मऊ भी पहुंचे थे। ऐसे में सोनभद्र में भी 49.84% मतदान हुआ है। मिर्जापुर 44.02% वोटिंग हुई है। जौनपुर में 47.18% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 45.28%। आजमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, सुर्खियों में रहता है। आजम खान यहां से उम्मीदवार भी रहे हैं। 45.28% मतदान। गाजीपुर में 40.28% मतदान। बीजेपी के कई दिग्गज गाजीपुर भी पहुंचे थे। ऐसे में आज का जो दिन है वो आम जनता के लिए चुनाव का दिन है, चुनने का दिन है, और आज मतदान करने के लिए अब आपके पास जो वक्त बचा है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, महज 1.5 से 2 घंटे का वक्त बचा है। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर जरूर निकले। तो मतदान किस तरह से चल रहा है, कहां पर किस तरह की हलचल है, कितना परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है, मतदाताओं का उत्साह कितना है, ये बताने के लिए हम सीधे चलते हैं वाराणसी, जहां पर धर्मेंद्र चौबे हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, पीएम मोदी भी इसके पहले यहां पर पहुंच चुके हैं। काशी कॉरिडोर का बार बार जिक्र होता रहा है, धर्म और आस्था के नाम पर भी वाराणसी का जिक्र बार बार होता रहता है। समय समय पर पीएम जाते हैं, संसदीय क्षेत्र भी उनका है। ऐसे में मतदाता का रुझान किस तरफ है, किस तरह की वोटिंग हो रही है, अब तक का परसेंटेज क्या कह रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे बताना चाहूँगा, जिस तरीके से परसेंटेज वाराणसी और चंदौली का लगातार बढ़ता रहा, और अभी भी जो मतदाताओं का रुझान है, चूंकि शहरी और ग्रामीण मतदाता जो हैं वो सुबह और शाम में निकलते हैं, दोपहर में थोड़ा वोट परसेंट जो है कम होता है। तो जो अब शहरी क्षेत्र में, मैं इसमें आदर्श बूथ नगर निगम पे हूँ, यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है मतदाता अब आ रहे हैं। ये आदर्श बूथ है, 390 कैंटोनमेंट मतदान केंद्र है ये। तो कहीं ना कहीं के आपको बताना चाहूँगा, वाराणसी की जो स्थिति है, अब वोट के रुझान की, वोटरों के जो रुझान है अब तेज़ी से बढ़ रहा है। अब शहर के जो वोटर हैं वो निकलना चालू कर दिए हैं,
अब रही बात लगभग 6 बजे तक जो रुझान देखा जा रहा है, लगभग 50 से 60% तक पड़ने की संभावना जताई जा सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन यहां जो समीकरण बन रहा है, आपसे हम वो भी समझना चाहेंगे। यहां पर चूंकि जो मुकाबला है वो कड़ा है, वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो एक हिंदुत्व की बात होती है उसका जो कहना चाहिए वेटेज जो है वो ज्यादा है। ऐसे में बाकी जो विपक्षी दल है वो किस तरह की कड़ी चुनौती दे पा रहे हैं, कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जो यहां पर हावी रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट। यहाँ जो काशी की जनता है, जो लगभग 4 हॉट सीटें हैं, सबसे बड़ी हॉट सीट है जो शिवपुर विधानसभा की है, जहाँ अनिल राजभर, बनाम राजभर, अरविंद राजभर ओम प्रकाश के बेटे हैं। और शिवपुर सीट की काफी बड़ी लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे राजभर बनाम राजभर की लड़ाई लगातार चल रही थी। और अब वो शिवपुर में अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। डेवलपमेंट का मॉडल रहा है, चूंकि शिवपुर में जो है अनिल राजभर के डेवलपमेंट मॉडल वाराणसी से सटा हुआ विधानसभा है। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का जो फैक्ट है, यहाँ पे प्रधानमंत्री के किले को ढहाने के लिए जो सेंधमारी जिस तरीके से पार्टियों ने किया है, जैसे अखिलेश यादव की रैली की बात की जाए, प्रियंका गांधी राहुल गांधी की रैली, और अजय राय के लिए जो है उन्होंने कैंपेनिंग की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यहाँ पे अपने प्रत्याशियों के लिए 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। और वाराणसी का जो रुझान है वो जो है कहीं ना कहीं काशी की जनता में जो नाराजगी थोड़ी बहुत प्रत्याशियों को लेकर रही, वो अब बदलते हुए नजर आ रही है। और जो रुझान है अब बदलते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। वाराणसी में पिछली बार 8 सीटें जो वाराणसी की है वहां पर बीजेपी ने कब्जा किया था। ऐसे में इस बार क्या विपक्षी अपना खाता खोल पाएंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं हमारे अगले संवाददाता का, जो कि चंदौली से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदौली से। धर्मेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। 4 सीटें यहां पर है, 3 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, 1 पर सपा थी। ऐसे में इस बार वहां पर जातिगत समीकरण क्या कहते हैं? विकास का जो रोल मॉडल चलाया गया था वो कितना आगे तक पहुंचा है, कितना दूर तक पहुंचा है? क्या मतदाता के जहन में वो उतर पाया है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं चंदौली के हाट से सैदराजा विधानसभा में हूँ, जहाँ से विधायक जो भाजपा के लोग लड़ रहे हैं, और जो हारे हुए सपा के थे मनोज सिंह डब्लू, उनको भी सपा ने दोबारा टिकट दिया। लेकिन सबसे हार्ड सीट यही मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इस बार जातिगत समीकरण से यदि बात करें तो 80 सीट सबसे अधिक है। उसके बाद क्षत्रिय यहाँ पे सबसे अधिक है। तो जातिगत या बदलाव की बात करें तो यहाँ इस बार दोनों में काफी टक्कर देखा जा रहा है। और हालांकि जो भी होगा वो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हार जीत की जो वो होगी, गिनती होगी, वो 5000 से कम की ही अनुमान लगाई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? अभिषेक जी, ये बताइए कि आपने वोट किया, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? विकास पे, सुशासन पे और माफिया। विकास और सुशासन और माफिया मुद्दे पर क्या लगता है कि इस सरकार ने कैसे किया? और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया? रोशन जी। रोशन जी, ये बताइए कि आपने वोट किया? जी। पहली बार वोट है? क्या सोचकर आपने वोट देने आए? परिवर्तन सोच के वोट देने आए। आपका नाम? मेरा नाम जी। इस आपने वोट किया? जी सर। क्या सोच कर वोट किया, किस मुद्दे पर वोट किया? विकास एक मुद्दा है, विकास पर विकास इनका मेन मुद्दा है, और विकास पर इन्होंने वोट दिया। आपका क्या नाम? जतनलाल जी, आपने वोट किया? जी बिल्कुल। किस मुद्दे पर वोट किया, क्या सोचकर आए थे आप? देखिए, जो सिस्टम अभी चल रहा है हमारा लॉ एंड ऑर्डर, उस लॉ एंड ऑर्डर पे। चलिए धर्मेंद्र, आपके पास दोबारा से हम लौटेंगे, लेकिन रुक कर लेते हैं। गाजीपुर का प्रमोद कश्यप हमारे संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपसे समझना चाहेंगे यहां किस तरह का जो रुख है मतदाताओं का वो देख पा रहे, कितना उत्साह है, अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या रहा है? क्योंकि लास्ट जो अपडेट हमने दिया था 46.28% का मतदान गाजीपुर का अपडेट लास्ट हमारा रहा है। ऐसे में अब किस तरह का अपडेट है, और क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है या फिर यहाँ पर कुछ घटनाएं भी सामने आई है? जी सभी बताना चाहूँगा। तो सुबह जो देखा गया वो जो है जरा सा करीब 11 बजे
तक का जो प्रतिशत था वो 20.5% मतदान था, और अब जो 3 बजे तक जो परसेंटेज है 46.28% है मतदान हो चुका है। और अब जो है कि बूथों पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सन्नाटा फैला हुआ है, इक्का दुक्का ही मतदाता यहाँ पे आकर के मतदान कर रहे हैं। और हमने 2-3 अभी जस्ट हमने 2-3 बूथों पे गए, वहां पर भी यही स्थिति बन रही है। और शांति व्यवस्था की बात करें तो पूरे जिले में जो है कि शांति व्यवस्था बहाल है, किसी भी तरह का इस तरह का खबर अभी तक नहीं आई है। जी सनी। बिल्कुल, लेकिन प्रमोद ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही कम है और ये अपने आप में चिंता वाला परसेंटेज है, क्योंकि चिंता करने की बात है। भविष्य को चुनने का दिन है, मतदान करने का दिन है, आखिर लोग घरों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? क्या नाराजगी है, डर है, या जातिगत समीकरण ऐसे नहीं है कि जिसकी वजह से वो उत्साहित हो सके, इस वजह से बाहर नहीं निकल रहे, या कोई और वजह जिसकी वजह से ये परसेंटेज कम है? ये वोट जो है 7 बजे तक होगा और अभी 2.5 घंटे बचे हुए हैं और शाम का वक्त है। और जैसे जैसे धूप जो है कम होते जाता है, वैसे वैसे जो मतदाता है जो है कि अपने घरों से निकलेंगे और जो है कि मतदान के लिए निकल करके मतदान करेंगे। और जाति समीकरण की बात करें तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये एक कहा जाए तो भाजपा यहाँ का भाजपा का गढ़ है माना जाएगा। हम जो है बरापुर में यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पर जो है कि ज्यादा संख्या में भाजपाई लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये भी कहे कि सपा का भी यहाँ पर कुछ वोट है और उसको लेकर के अभी मतलब ये कहा जाए तो जो है कि यहाँ पर मतदाता बहुत कम है और सन्नाटा दिखाई दे रहा है। जी चलिए, आपके पास दोबारा से लौटेंगे प्रमोद, लेकिन हमारे साथ लखनऊ निर्वाचन आयोग से तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, निर्वाचन आयोग की भूमिका हर बार इसको लेकर सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ऐसे में आज का जो मतदान हुआ है, 7वें चरण का जो मतदान हुआ है, उसमें किस तरह की क्या कोई शिकायत सामने आई है? क्या किसी तरह की कोई धांधली सामने आई है? किस तरह से वोटिंग परसेंटेज आगे बढ़ रहा है? क्या कुछ यहां से अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब पहले फेज का चुनाव हुआ था तब से लगातार इस बात की शिकायतें आ रही थी, खबरें आ रही थी कि ईवीएम खराब है, वीवीपैट नहीं आ रहा है। आज 7वां चरण है और चुनाव लगभग खत्म पे है, 3 घंटे का चुनाव 2 घंटे का और बचा है, लेकिन शिकायतों का आना जरूर जारी रहा। और सुबह भी इस तरह की शिकायतें 7वें चरण में देखने को मिली कि ईवीएम कहीं खराब थी, कई घंटे मतदान बाधित रहा, तो इस तरह की शिकायतें आखिर तक चढ़ती रही। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और चुनाव आयोग के लिए भी कि वो इस तरह की तैयारियों के साथ जरूर आए चुनाव में कि कभी इस तरह की परेशानियां लोगों को ना झेलनी पड़े, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से वोट डालने निकलते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं और उसके बाद जब उनका नंबर आता है तो पता चलता है ईवीएम खराब हो गई है या फिर स्लो वोटिंग होती है। इन सब चीजों का खामियाजा वोटर्स को झेलना पड़ता है। इसमें खास बात है कि जो बुजुर्ग की तादाद होती है वो ज्यादा होती है, वो सुबह जल्दी निकल के वोट डालना चाहते हैं, लेकिन उनको ही सबसे ज्यादा इस तरीके की परेशानियां झेलने पड़ती हैं। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे थे, 46% मतदान हुआ है। माना जा रहा है कि ये 60 से 62% तक पहुंचेगा, क्योंकि अभी समय बाकी है, क्योंकि 3 बजे तक की रिजल्ट है, 3 घंटे की पोलिंग अभी और होनी है इसके बाद, तो कहीं ना कहीं 62 से 63% चुनाव पहुंचेगा। इसके अलावा 7वां फेज है। कुछ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि इस चरणवार, ये देखिए, ये एक नक्शा बना हुआ है यहाँ पर, ये पहले फेज का चुनाव है। अब यहाँ से ये होते हुए ये 7वां चरण यहाँ पे आ चुका है। और इस चरण को अगर आप देखेंगे तो इसमें आजमगढ़ है, मऊ है, जौनपुर, भदोई, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जो है वो छत्तीसगढ़ की सीमा से छूता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इसी तरह से चंदौली और सोनभद्र की एक सीमा झारखंड को छूती है, यहां से भी कांग्रेस की सरकार है। और एक मिर्जापुर है जिसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश से छूती है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जिलेवार, तो इस नक्शे के हिसाब से लगता है कि जो अगल बगल के जो राज्य हैं वहां से भी इसका इंपैक्ट काफी मिलता है, क्योंकि उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है और फिर उसके बाद वहां पे क्या योजनाएं चल रही हैं, उसका इंपैक्ट भी ऐसे जिलों में देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी अपने लिए कुछ इस तरह की स्कीम्स और पॉलिसीज चाहते हैं कि उनकी भी जीवन में कुछ बेहतर हो सके, उनके लिए भी सरकारें कुछ बेहतर कर सकें। तो फिलहाल ये नक्शा आपने देखा और बिल्कुल तौकीर, जिस तरह की बातें आपने कही है इसका इंपैक्ट जरूर पड़ता है। और जिस तरह से हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पर मुख्य पर्यवेक्षक बनाए गए थे भूपेश बघेल जी, और
वहां पर गोबर को लेकर जिक्र किया गया, मवेशियों को लेकर जिक्र किया गया और अंततः चुनाव इस तरफ भी डाइवर्ट हुआ। जबकि मवेशियों की बात करनी पड़ी, मजदूरों की बात करनी पड़ी, किसानों की बात करनी पड़ी, तो जाहिर तौर पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। और विकास के नाम पर जिस तरह से वोट मांगे जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। गन्ना किसानों के मुद्दे भी बड़े मुद्दे हैं और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, जो कि आज चुनाव के दौरान रिएक्शन आए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाता है। का चुनाव संपन्न हो चुका है, 7वें का आज संपन्न होने वाला है 6 बजे शाम तक। और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, आपके अंबेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 1 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। और बनारस में 8 सीटें हैं, 8 में हम 5 जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई है। चंदौली में 4 है, 4 में 3 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में 7 हम जीत रहे हैं, 2 पर वहां लड़ाई है। इस तरह पूर्वांचल में जो 54 सीटों का चुनाव हो रहा है आज 7वें चरण का, आप देखिएगा इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे, ये यहाँ का। क्योंकि जो प्रदेश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर डाला, जो पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा, आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, उसको ये खत्म कर रहे हैं। दूसरा, जातिवार जनगणना कराने के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम नहीं कराएंगे। और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, ये जातिवार जनगणना कराने के लिए कि सरकार बनते ही 6 महीने में करा देंगे। पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और जितना ज़्यादा मतदान होगा हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। और साथ ही साथ ये 7वें चरण का चुनाव है, पूर्वांचल के क्षेत्र का चुनाव है। पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास हो, उसके लिए एक एक वोट जनता डाले। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये चुनाव अपने बुनियादी मुद्दों का चुनाव समझ करके लड़ा। उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहते थे उन्हें रोजगार, नौकरी मिले, 5 साल तक इंतजार करते रहे। किसानों को लगा कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। पुरानी सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज जब किसान अपने आप को देखता है तो खाद नहीं मिल रही है, डीएपी गायब थी, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आलू उनका सड़ गया, कोल्ड स्टोर को सपोर्ट नहीं दिया, सरसों का तेल महंगा हो गया, सरसों की कीमत नहीं दी। तो ये तमाम सवाल जो किसानों के और नौजवानों के और व्यापारियों के थे, उन सवालों पर, बुनियादी सवालों पर चुनाव हुआ। मैं जनता को बधाई देता हूँ कि लाख कोशिश करने के बाद भी जनता ने अपनी बुनियादी समस्याओं पर ही मतदान किया है। मिर्जापुर में 7वें चरण के हो रहे मतदान में 2268 बूथ बनाए गए हैं और 2268 बूथों में 2800 बूथ ऐसे मॉडल बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने मतदान को प्रतिशत कराने के लिए, बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट लगा रखा है। नौजवान, बच्चे, बूढ़े और सभी लोग अपना मत देने के बाद जो है यहाँ पर आ रहे हैं और इस सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सेल्फी पॉइंट भी मतदाता को मतदान देने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। हमारे बीच में कुछ लोग खड़े हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट जो सरकार ने, जिला प्रशासन ने व्यवस्था दी है, क्या आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आदमी कितना खुश हो जाता है जब सेल्फी पॉइंट कर सेल्फी पॉइंट के चक्कर में क्या लोग वोट डालने जा रहे हैं। सेल्फी पॉइंट के लिए जो है मतदाता, जैसे आज मॉडल जमाना है, फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, तो ये सेल्फी पॉइंट कहीं न कहीं मतदाताओं को आगे रुझान रख रहा है। बहुत अच्छा रुझान है। मिर्जापुर से जनता टीवी के लिए संतोष गुप्ता की। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जनता ने संविधान और लोकतंत्र विरोधी सत्ता को के मुंह पर कालिख पोत दिया है। 6 चरणों का चुनाव तो हो ही चुका था, 7वें चरण का भी चुनाव लगभग आधा संपन्न हो चुका है और इससे एक इमेज तो क्लियर हो गई है कि इस प्रदेश में लोग संविधान विरोधी ताकतों को नहीं पसंद किए। लोकतंत्र का गला घोटने वाली ताकत की खिलाफत पुरजोर तरीके से सभी धर्म और जातियों के लोगों ने तरक्की और खुशहाली के नाम पर आगे बढ़ने के लिए, आगे बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट किया है
और बिल्कुल सिरे से नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी के झूठ और प्रोपेगेंडे को। यहाँ से हमारे जो संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हैं वो लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास दोबारा से हम आना चाहते हैं। दरअसल जिस तरह से भीड़ हमने देखी है पीएम मोदी के चुनावी सभाओं में, जिस तरह से यहाँ पर लगातार वो पहुंचते रहते हैं, ऐसे में अखिलेश यादव की सभाओं में भी हम भीड़ देखते आए हैं। इस बार का जो चुनाव है वो एक अलग तरह का चुनाव हम देख पा रहे हैं। जो मुकाबला है बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, टक्कर का मुकाबला है। इस बार क्या मतदाता अपना मन बदल सकते हैं? किस तरह की हवा यहां बहती हुई दिखाई दे रही है? किस तरह का रुझान देख पा रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ बेरोजगारी, आवारा पशु और डेवलपमेंट तीनों ऐसे मुद्दे हैं जो हावी हैं। अगर आकलन किया जाए तो वाराणसी में जिस तरीके से डेवलपमेंट का मुद्दा है, आसपास के जिलों में जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, लगातार हम लोगों ने कवरेज किया और ये चीजें सामने निकल कर आई कि विकास मॉडल है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं जो रुझान है मिलता जुलता देखा जा रहा है और जो लड़ाई देखी जा रही है मतलब बहुत समतुल्य देखी जा रही है। और ये कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि जनता क्या तय करेगी। जनता काफी साइलेंट है, इस बार साइलेंट मूड में वोट कर रही है, वोटर काफी साइलेंट है। कोई कभी जनता की रुझान आ रही है विकास मुद्दा है, तो कहीं जनता का रुझान आ रहा है कि रोजगार मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का मतदान होगा ये 7 तारीख का, ये 10 तारीख के मतगणना के बाद ही तय हो पाएगा। जी बिल्कुल, 10 तारीख का इंतजार तो सभी को है, लेकिन जिस तरह के समीकरण बनाने की कोशिश हुई है वो भी अपने आप में खास है। जो सहयोगी पार्टियां हैं, जाहिर तौर पर छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, उनका भी अपना एक महत्व होता है, उनके अपने वोटर्स होते हैं। आपके पास वापस लौटेंगे धर्मेंद्र, लेकिन गाजीपुर में जाना चाहूंगा प्रमोद आपके पास। जिस तरह से गठबंधन जो हुआ है, चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी को निषाद पार्टी अपना दल का सहयोग मिला है, सपा को आरएलडी महान दल सुभा सपा अपना दल का समर्थन मिल रहा है। ये जो गठबंधन हुआ है जमीन पर, इसका कितना असर आप देख पा रहे हैं? देखिए सनी, ये सैदपुर विधानसभा है जो कि वहां पर जो है कि सपा से विधायक 10 सालों से सुभाष पासी थे, अब वो निषाद पार्टी का दामन थाम है और वो कमल के निशान से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर जो है कि करीब 10 सालों से वो सपा से विधायक है। अब वो भाजपा से गठबंधन के निषाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और अब देखने की बात ये होगी कि कितना उनका ये गठबंधन रंग लाता है। और दूसरी बात ये है कि सुपा सपा और सपा का गठबंधन से जो है कि जौहराबाद में ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से सदाम फातिमा बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से जो है कालीचरण राजभर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि 10 तारीख को जो है ये कितने जो है कि ये अपना असर दिखा पाते हैं। जी बिल्कुल प्रमोद, वापस जाएंगे लखनऊ। तौकीर किदवई लगातार बने हुए हैं। तौकीर, जिस तरह का ये गठबंधन बना हुआ है और जिस तरह से हमने देखा कि घोषणाएं बहुत ज्यादा की गई है, सभी दल ये चाहते हैं कि मतदाता उनकी तरफ आ जाए, लेकिन मतदाता भी ये जानता है कि उसके मुद्दे क्या है। धर्म की राजनीति भी हो रही है, मुद्दों की राजनीति भी हो रही है और साथ साथ जातिगत समीकरण और ये जो गठबंधन की राजनीति है, किसका कितना पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, किसका ज्यादा गहरा असर मतदाताओं पर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? तो साइड सी बात है, वहां पे बाकी मुद्दे पीछे रह जाते हैं। जातीय जो समीकरण है वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने लगातार कोशिश की कि जो ओबीसी के बड़े नेता थे उनको अपने साथ लाने की कोशिश की गई थी। और इसके पहले 2017 में यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, जब ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई थी और इसके जो परिणाम थे वो भी देखने को मिले थे। अनुप्रिया पटेल भी उनके साथ थी, संजय निषाद उनके साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो अब की बार जो अगर आप देखेंगे तो यही समीकरण थोड़े से बैलेंस हुए हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे में अगर देखें तो बड़े नेता पहुंचे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर और उनकी कृष्णा पटेल जो अनुप्रिया पटेल की मां है, ये जैसे लोग अब ऐसे चेहरे जो ओबीसी के बड़े नेता कहलाते हैं, ये अब समाजवादी पार्टी के खेमे में है और इसका इंपैक्ट अब देखना होगा कितना आता है। लेकिन जाहिर तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2017 में इनको अपने साथ लाने की कोशिश की थी और साथ में चुनाव लड़ा था, तो रणनीति बिल्कुल जाहिर तौर पर रणनीति बदली है, रणनीति बदलने का असर भी पड़ेगा।
मतदाताओं के अपने मुद्दे हैं, जातिगत समीकरण का अपना एक समीकरण बैठता है, क्षेत्रीयता का अपना महत्व है और साथ ही साथ जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी या बाकी जो कुल मिलाकर मतदाताओं के मन पर, जहन पर, मताधिकार पर सीधा असर डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तौकीर किदवई आपका भी शुक्रिया, धर्मेंद्र चौबे आपका, प्रमोद कश्यप आपका भी और साथ साथ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा का दंगल लगातार जारी है, पल पल के अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सभी मतदाताओं से बार बार हम ये अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलकर मतदान करें, क्योंकि आपका यह अधिकार है अपने भविष्य को चुनने का। इसलिए जरूर निकले, अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें और बिल्कुल भी देखना ना भूले आज शाम 6:30 बजे महा एग्जिट पोल, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रदेश की जनता का रुझान क्या है। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मैं वोट डालेगा सर।